नमस्कार दोस्तों। आज हम जो चर्चा करेंगे मौर्य शासक अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। अब अशोक का जो शासन काल रहा है 273 ईसा पूर्व से लेकर के और 232 ईसा पूर्व तक रहा है। कब से कब तक? 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक का जो काल माना गया है वो अशोक का माना गया है। और अशोक के बारे में जो कई क्वेश्चंस आएंगे, अशोक की जो सूचना मिलती है वो श्रीलंका के दो ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश नामक जो ग्रंथ है इनसे मिलती है। दिव्यावदान से भी मिलती है, दिव्यावदान से मिलती है। और उसके जो अभिलेख है उनसे भी हमें अशोक के बारे में सूचना मिलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक का जो शासन काल है उनकी जो सूचना मिलती है और अशोक के जो अभिलेख है वो किसकी देन है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ईरानी जो शासक था दारा, जिसको डेरियस भी बोलते हैं, और उन्हीं से उन्होंने अभिलेख लिखवाने की कला सीखी थी। तो अशोक ने लगभग 4 वर्ष तक 273 ईसा पूर्व से लेकर के 269 ईसा पूर्व तक यानी 4 वर्ष तक अपने 99 भाइयों का वध करके और फिर वो शासक बने थे। इसकी सूचना में सिंहली ग्रंथों से मिलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी सूचना में किन ग्रंथों से मिलती है, तो आपको आंसर देना है सिंहली ग्रंथ। अब सिंहली जो द्वीप है उस समय श्रीलंका को कहते थे और वहाँ पर ही दो जो ग्रंथ और मिले हैं, दीपवंश और महावंश, इनसे भी हमें यानी उसके जो द्वारा है बौद्ध धर्म ग्रहण करने की सूचना भी मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अशोक के प्रारंभिक काल की। तो पहले जो अशोक को कहा गया है चंडा अशोक कहा गया है, क्योंकि उसने अपने 99 भाइयों का वध किया था। उसके बाद में अशोक जो है उसने राज्य स्थापित जो किया है 269 ईसा पूर्व में किया है। और उस समय अशोक है वो उज्जैनी का उपराजा था। ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि उज्जैनी का राजा उपराजा कौन था बिंदुसार के समय, तो आपको आंसर देना है अशोक उज्जैनी का उपराजा था। और अधिकांश शक्तियां जो थी वो अशोक के हाथ में थी। और अशोक ने जैसे ही बिंदुसार की मृत्यु हुई उसके बाद अपने जो 99 भाई है उनको दंडित किया। लेकिन एक चाइनीज यात्री आया था तारानाथ, और वो जो तारानाथ जो कहता है वो 15वीं शताब्दी में था तारानाथ। और तारानाथ ने कई पुस्तकें लिखी थी बौद्ध ग्रंथ की, जिसमें नाम आता है तंग्यूर और कंग्यूर। दो प्रमुख है, तंग्यूर और कंग्यूर। इन ग्रंथों से हमें सूचना मिलती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध नहीं किया था, उसने केवल 15 भाइयों का ही वध किया था, बाकी को माफ कर दिया था। और ये देखो जचने लायक बात भी है, क्योंकि अशोक जो है वो बाद में उसने बौद्ध धर्म की ग्रहण किया था। और अशोक का वधान से भी इसकी सूचना मिलती है। उसके जो वास्तविक नाम है अशोक, उसकी सूचना जो मिलती है हमें 2 अभिलेखों से मिलती है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख। अब मास्की और गुर्जरा जो मिले हैं भाई, एक तो जो मिला है गुर्जरा जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के आस से मिला है और मास्के में कर्नाटक से मिला है। उसके बाद में 2 और अभिलेख है, उड़े गोलम, एक उड़े गोलम है और नेतुर, उड़े गोलम और दूसरा है नेतुर अभिलेख। ये दोनों भी कर्नाटक से मिले हैं और उनसे भी हमें अशोक के वास्तविक नाम अशोक वदान जो अशोक का है मिलता है, अशोक वर्धन मिलता है। जबकि दूसरा जो नाम मिलता है देवानाम पियदसी मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो आपको आंसर देना है देवानाम पियदसी की उपाधि अशोक ने धारण की थी। अब अशोक का जो अभिलेख है ये जो हमें सबसे पहले जो मिलता है वो दिल्ली से मिलता है और इसको जो पढ़ने वाला था 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़े थे, तो आपको आंसर देना है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। तो इस प्रकार से देखिए ये तो प्रारंभिक जीवन आया था अशोक का और अशोक को उपराजा बनाया था। और एक ग्रंथ और आता है कश्मीर का,
राजतरंगिणी जो कि कलहण ने लिखी थी। और राजतरंगिणी जो कलहण ने लिखी थी उसमें सूचना कलहण ये कहता है कि कश्मीर का जो एक शहर है श्रीनगर, उसको जो बसाने वाला था वो भी अशोक था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीनगर की जो स्थापना करने वाला था वो कौन था, तो आंसर दीजिएगा अशोक था। और अशोक ने इसकी जो सूचना हमें मिलती है वो हमें तरंगिणी नामक पुस्तक से मिलती है। जिसको कश्मीर का जो पूरा इतिहास जानना है तो भी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कलहण की राजतरंगिणी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में देखो यहाँ पर 269 ईसा पूर्व में अशोक शासक बन गया था और लगभग 2 वर्ष बाद में उसने कलिंग पर चढ़ाई की थी, नहीं 8 वर्ष बाद में। तो 8 वर्ष घटाएंगे तो आंसर आएगा 261 ईसा पूर्व में। और 261 ईसा पूर्व में कलिंग नामक स्थान पर युद्ध हुआ था और उस समय कलिंग का राजा जो था वो नंदराज था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कलिंग का शासक उस समय कौन था, नंदराज था। और नंदराज और अशोक के मध्य जो युद्ध हुआ है उसकी सूचना में अशोक के 13वें चट्टान अभिलेख से मिलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से अभिलेख से मिलती है, 13वें चट्टान अभिलेख से मिलती है। चट्टान अभिलेख ये कहाँ से मिला है, ये हमें जो मिला है 13वां चट्टान अभिलेख है, कलिंग नामक जो स्थान है उड़ीसा में है और वहाँ से ही ये मिला है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे और इसी तरह से यानी अशोक के शासन काल की जो है और उसके बाद में अशोक ने कलिंग की 2 राजधानियां बनाई थी। यानी जीतने के बाद में अशोक ने पहली जो राजधानी बनाई है उत्तर में जो है तोसली और दक्षिणी की जो राजधानी बनाई उसने जोगढ़ को बनाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कलिंग की उसने कितनी राजधानियां बनाई थी, 2 राजधानियां बनाई थी, उत्तर में तोसली और दक्षिण में जोगढ़ उसकी राजधानी रही थी। अब इस प्रकार से प्लिनी जो है वो नेचुरल हिस्ट्री उसने लिखी थी और प्लिनी की जो नेचुरल हिस्ट्री है उसके अनुसार भी अशोक ने कलिंग में व्यापार साम्राज्य स्थापित किया गया था, व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। और मेन चीज जो है आती है यहाँ पर, यानी कुछ लेखक ये भी कहते हैं कि अशोक ने कलिंग पर जो चढ़ाई की थी उसका मूल उद्देश्य हाथी प्राप्त करना था, क्योंकि वहाँ उस समय हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और कोई भी सेना जो रखेगा अच्छी तो उसके लिए हाथी जरूरी होते थे। और कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है वो तो पहले ही लिखा गया था और कलिंग में उसकी भी चर्चा आई है कि कौटिल्य कहता है कि व्यापार की दृष्टि से कलिंग जो है बहुत ही उत्तम क्षेत्र है। और यही जान करके आगे चल करके अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, हमें जो बंगाल की खाड़ी तक उसका एरिया फैला हुआ था और दक्षिण में उसका दक्षिणी भारत में उसका राज्य फैला हुआ था। यानी अशोक का जो राज्य है वो उसके जो अभिलेख मिलते हैं वो 3 भाषाओं 3 लिपियों में मिलते हैं, अरेमाइक, दूसरी ब्राह्मी और तीसरी खरोष्ठी आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। और यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि अरेमाइक जो लिपि के जो अभिलेख है वो जोगड़ा और ईरान के आसपास के क्षेत्र से मिले हैं। खरोष्ठी के जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिले हैं, जबकि ब्राह्मी के जो अभिलेख है वो संपूर्ण भारत में ब्राह्मी लिपि में ही अभिलेख मिले हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मी जो आती है, कहा यह जाता है कि ब्राह्मी लिपि का जो संचार करने वाली थी, ब्राह्मी लिपि जो देने वाली थी वो एक महिला थी और जो कि जैन गुरु आदिनाथ जो कि ऋषभ देव के नाम से जाने गए उनकी पुत्री थी ये, और उसी ने ये लिपि दी थी। जबकि खरोष्ठ ऋषि ने खरोष्ठी लिपि दी थी। और अरेमाइक जो लिपि चलती है वो ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे अरेमाइक लिपि चलती है। तो ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती है दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, खरोष्ठी लिपि जो कि बाएं से दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती है, ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी बाएं से दाईं ओर ब्राह्मी आती है, ब्राह्मी। और दाएं से बाएं जो लिपि लिखी जाती है वह है खरोष्ठी। तो ये भी क्वेश्चन आरएस में आ चुके पहले
कि ब्राह्मी लिपि हो किस ओर से लिखी जाती है, तो आपको आंसर देना है बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। और अरेमाइक को किसी भी तरफ से लिख सकते हैं, यानी इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इधर से भी, दोनों तरफ से ये स्टार्ट होती है। और इन अभिलेखों को जो पढ़ने वाले थे वो थे जेम्स प्रिंसेप। तो यहाँ पर बात आती है मेरे कहीं, पहले मैंने बताया था कि 8 वर्ष उसने अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, और उसकी सूचना जो हमें मिलती है कलिंग अभिलेख से मिलती है। कलिंग का जो चट्टान अभिलेख है, 13वां अभिलेख है, उससे हमें सूचना मिलती है। अशोक के वास्तविक जो नाम आते हैं अशोक, वो हमें 4 जगहों से मिलते हैं। पहला मास्की, दूसरा गुर्जरा, तीसरा नेतुर और चौथा उडेगोलम। ये जो 4 ऐसे अभिलेख थे जिनमें अशोक का वास्तविक नाम अशोक वर्धन मिलता है, जबकि और सभी जो अभिलेख मिले हैं, छोटे लघु अभिलेख हैं, उनमें भी जो नाम आता है उसका एक ही मिलता है, यानी यहाँ पर जो है अशोक का जो नाम मिलता है देवानाम पियदसी मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देवानाम पियदसी की उपाधि धारण की थी। अशोक का एक अभिलेख विराटनगर की पहाड़ियों से मिला है, राजस्थान के विराटनगर जो आता है जयपुर जिले में आता है, और यहाँ पर जो पहाड़ है वो बीजू का पहाड़ है, बीजू का पहाड़। और बीजू का जो पहाड़ है यहाँ से एक अभिलेख मिला है बबरू अभिलेख, जिसका नाम है बबरू अभिलेख। और इस बबरू अभिलेख में यानी अशोक ने धम्म की चर्चा की है। अशोक ने बौद्ध धर्म में 3 जो चीज बताई थी, बौद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों चीजें जो मिलती हैं हमें बबरू अभिलेख से मिलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है बबरू अभिलेख कहाँ से मिला है, तो आपको आंसर देना है बबरू अभिलेख जयपुर जिले के विराटनगर की बीजू पहाड़ से मिला है। और बीजू पहाड़ कहाँ पर है? बबरू अभिलेख जो मिला है राजस्थान के जयपुर जिले से मिले हैं। और इसी में उसने धर्म की चर्चा भी की है, और अपने अनुयायियों को भी कहा है कि मैं कुछ काल के लिए साइलेंट हूँ, लेकिन जो अपराध करेगा उसे दंडित भी किया जाएगा। और ये उसने कहा है, इसी अभिलेख में कहा है। और अशोक की जो बात चलती है हमारे कि 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। कहाँ की? बोध गया की यात्रा। और 20वें वर्ष में उसने लुम्बिनी की यात्रा की थी, जो कि नेपाल में है। और जब लुम्बिनी की यात्रा उसने की थी तो उस समय अशोक ने यानी जो टैक्स है वो 1/6 से 1/8 भाग कर दिया था। तो पहले जो टैक्स लगता था अशोक के राज्य में 1/6 लगता था, लेकिन एकमात्र जो स्थान लुम्बिनी ऐसा था जहां पर अशोक ने अपने टैक्स को घटा करके कितना कर दिया था? 1/8 कर दिया था, यानी बिल्कुल भी समाप्त नहीं किया था। तो आज की जो तरह है उसकी भी जो प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी, लेकिन अशोक ने जो टैक्स चलाया था वो अलग प्रकार का यहाँ पर लगाया गया है। लुम्बिनी वन जो कि वहाँ पर नेपाल की तराई में स्थित है। उसके बाद में 20वें वर्ष की बात हो गई। रोमन देवी जो अभिलेख है वो भी उसने, निगलवा अभिलेख है, ये नेपाल की तराई से मिले थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेपाल की तराई से कौन से अभिलेख मिले थे? निगलवा अभिलेख और रोमन देवी अभिलेख, जो कि नेपाल से तराई से मिले थे। और ये जो 4 अभिलेख मिले हैं उनमें एक गुर्जरा को छोड़ दिया जाए, ये तो एमपी से मिला, मध्य प्रदेश से मिला है। बाकी जो 3 मिले हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा से मिले हैं। तो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि अशोक के अभिलेख कहाँ से मिले हैं। अब देखो अशोक के अभिलेख जो है उनमें एक नाम आता है रानी का अभिलेख भी आता है। और जो रानी का अभिलेख मिला है और उसमें हमें कारुवाकी के बारे में चर्चा मिली है, यानी उसकी एक जो रानी है, एक अभिलेखों में एक ही रानी की चर्चा होती है कारुवाकी की, जबकि अन्य जो रानियां थी तिसरखा का नाम भी आता है। तो यहाँ पर जो मुख्य रानी थी वो कौन थी? कारुवाकी थी। और उसी रानी का जो उल्लेख मिलता है वो अभिलेख में मिलता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर अशोक की जो जानकारी के जो अभिलेख हैं वो दीप वंश और महावंश से भी मिलते हैं, लेकिन अशोक ने
कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कब किया था? कलिंग युद्ध के बाद में किया था। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि जो सिंहली ग्रंथ है जिसमें जो नाम आता है जो दीपवंश और महावंश, उनके अनुसार निग्रोध नामक भिक्षु ने इनको दीक्षित किया था। निग्रोध नामक भिक्षु ने दीक्षित किया था। जबकि दिव्यावदान ये कहता है कि यहाँ पर जो है वो कौन था? उपगुप्त था। अब उपगुप्त ने उसने दीक्षित किया था। लेकिन आगे चल करके जो है लेखकों ने कहा, बताया कि निग्रोध और उपगुप्त दोनों एक ही व्यक्ति थे, दो व्यक्ति नहीं थे। और यहाँ पर जो श्रीलंका का एक नाम आता है मोगली पुत्र तिस, जो कि श्रीलंका का राजकुमार था, और उसके प्रभाव से भी अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित होने में सहायता मिली थी। अब यहाँ पर अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहला नाम आ गया पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र है वो किसका नाम है? पटना का ही नाम है। और यहाँ पर जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, इसकी अध्यक्षता करने वाला श्रीलंका का राजकुमार मोगली पुत्र तिस था। मोगली पुत्र तिस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मोगली पुत्र जो है वो कहाँ का निवासी था? तो सिंहली द्वीप का था, श्रीलंका का था, और ये राजकुमार था, और इसी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब यहाँ पर जो तीसरी बौद्ध संगीति आ गई, लेकिन तीसरी बौद्ध संगीति के बाद में बौद्ध धर्म का जो प्रचार भेजे गए थे, विभिन्न देशों में भेजे गए थे, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रचारक को भेजा गया था, जिसमें नाम आता है अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। तो यहाँ पर अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका के दरबार में भेजा था, और वहाँ पर वो प्रचार करने के लिए गए थे, और बोधि वृक्ष की मूल टहनी लेकर के वो लोग श्रीलंका गए थे। और कहते हैं कि आज भी श्रीलंका यानी सिंहल द्वीप में ही बोध वृक्ष की मूल जो टहनी है उसका जो ब्रांच अभी भी है, लेकिन इंडिया में उसकी ब्रांच नहीं है। अब यहाँ बात आती है अशोक के अभिलेखों में। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम जो अभिलेख है उसमें समाज का निषेध यानी उत्सव जो है उसका निषेध किया गया, पशु बलि का निषेध किया गया, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, ऐसी जो बात कही गई है अशोक के प्रथम शिलालेख में कही गई है। अब शिलालेख जो है, प्रत्येक शिलालेख कुछ न कुछ कहता जरूर है, और ऐसा क्वेश्चन है RAS में जरूर आया है, पटवारी में भी आया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम अभिलेख जो है उसका विषय क्या है? उसका है समाज का निषेध। समाज का मतलब उत्सव का निषेध है। उसके बाद पशु बलि का निषेध भी कहा गया है, और सभी मनुष्य मेरी संतान है, ऐसी बात जो कही गई है वो कौन से अभिलेख में कही गई है? प्रथम शिलालेख में कही है। अब द्वितीय शिलालेख में जो है कहा गया है कि प्रयत्न ने राज्य जो चेर और पुट जो है राज्य से उन्होंने दक्षिण में जो है राज्य बताए गए हैं। जो चेर राज्य की चर्चा हुई है, पांड्य राज्य की चर्चा हुई है, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी श्रीलंका की चर्चा हुई है। पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा पर और लोक कल्याणकारी कार्य के बारे में जो सूचना मिलती है हमें, वो दूसरे अभिलेख से मिलती है। उसके बाद तीसरा जो अभिलेख आता है, ये RAS में क्वेश्चन आ चुका है पहले, महापात्रों और पदाधिकारियों के प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश भी दिया गया था। और दौरे का जो आदेश है वो हमें किसी से मिलता है? तीसरे शिलालेख से मिलते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट है 5वां अभिलेख है, जो कि 2014 में लेक्चर के एग्जाम में आया था, और इसमें ये पूछा गया था कि धर्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना कौन से अभिलेख से मिलती है? तो आपको आंसर देना है कि 5वां शिलालेख जो है अभिलेख है उससे हमें धर्म महापात्रों की सूचना मिलती है। और साथ साथ मौर्य समाज और वर्ण व्यवस्था की जो सूचना मिलती है वो भी हमें 5वें अभिलेख से ही मिलती है। उसके बाद आपसे 11वें अभिलेख के बारे में पूछा जा सकता है, यानी धम्म विजय की जो विशेषताएं हैं उसकी सूचना हमें 11वें अभिलेख से मिलती है। और 12वें अभिलेख से धार्मिक सहिष्णुता की नीति का जो उल्लेख है वो किसमें है? 12वें अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख मिलता है।
अब यहाँ पर 13वां जो अभिलेख है जिसमें कलिंग युद्ध की सूचना मिलती है, और ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि अशोक के 13वें चट्टान अभिलेख जो कहाँ से मिला है, कलिंग से मिला है। कलिंग कहाँ पर है, जो हाथी गुफा अभिलेख है, इसको हाथी गुफा अभिलेख भी इसके पास में है। हाथी गुफा अभिलेख ये अलग था, और कलिंग अभिलेख जो है 13वां चट्टान अभिलेख है ये अलग है। तो यहाँ दोनों पास पास में मिले हैं। तो यहाँ पर जो सूचना मिलती है हमें 13वें चट्टान अभिलेख से, वो ये मिलती है कि कलिंग का युद्ध हुआ था, और कलिंग का जो शासक था वो नंदराज था, और कलिंग की 2 राजधानियां बनाई गई थी, उत्तर में तोसली और दूसरी दक्षिण में जौगढ़ को राजधानी बनाई गई थी। ये सूचना हमें जो मिलती है अशोक के 13वें अभिलेख से मिलती है। और 5 सीमांत यूनानी राजाओं के ग्राम की सूचना भी जो मिलती है, जो एक पृथक अभिलेख मिला है, वो भी यहीं से मिला है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है अशोक ने धर्म प्रचार भेजे थे, उनमें कौन कौन से थे, जो कि सूचना इसी अभिलेख से मिलती है, जिसमें नाम आता है अंतियोक, जो कि सीरिया में भेजा गया था। तुर्मय मिस्री नरस में भेजा गया था। अंतिकिनी को मैसिडोनिया नरस के पास भेजा गया था, और मग को एपिरस के पास भेजा गया था, और अली सुंदर को सिरीन भेजा गया था। और 8वें राज्यों का उल्लेख भी मिलता है। कौन से में, 13वें अभिलेख से एक अभिलेख अलग से और मिला है, जो कि पृथक अभिलेख है, वो उसमें भी ये सूचना मिलती है। और अशोक ये कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपने संतान के लिए यह लौकिक और पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी कामना करता हूँ। अब ये जो एक प्रथम जो कलिंग अभिलेख से ही सूचनाएं मिलती है हमें, कलिंग का ही एक लेख है जिसमें ये बातें कही गई है। उसके बाद 7वां जो अभिलेख वो भी हमें कुछ बात कहता है, सभी पंथों के मध्य आत्म विश्लेषण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। ऐसी जो बात कही गई है वो 7वें अभिलेख में कही गई है। तो ये देखिए हमने जो इतनी बात की है, यानी अशोक के धर्म की भी बात की है, और यहाँ पर एक जो सांची का स्तूप आता है, स्तूपों की बात भी आती है। तो ये तो थे स्तंभ, अब है स्तूप। अब स्तूप क्या थे, यानी एक गोल जो आकार की जो बिल्डिंग बनाई जाती थी, ईंटों की बनाई जाती थी, उसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित जो है कुछ चीज़ें रखी जाती थी। और कहा जाता है कि अशोक के समय लगभग 10,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, और इनमें भी बरहुत का स्तूप, बरहुत का स्तूप सबसे बड़ा माना गया था। दूसरा आता है सांची का स्तूप, और सांची का अभिलेख भी है, क्योंकि सांची का जो अभिलेख है एकाश्म प्रवृत्ति का है। एकाश्म का मतलब है कि एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। उसमें जो ऊपर एक चौकी बनाई गई है, चौकी के ऊपर 4 शेर बैठे हैं, और शेर एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हैं, जिनमें से 3 शेर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और सांची का जो स्तूप है, जो सारनाथ का स्तूप है, उसके जो 4 जो शेर हैं उनको भारतीय राज चिन्ह में भी शामिल किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राज चिन्ह है उसमें कितने शेर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर 4 शेर आएंगे। नीचे जो है एक चक्कर का निशान है चौकी के नीचे चारों साइड में, और उनमें सांड और गेंडा दिखाए गए हैं, जो कि उनकी प्रकृति के चिन्ह बताए गए हैं, माने महात्मा बुद्ध के संबंधित चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब अशोक का जो बात आती है, हमने जो चर्चा की है व्यापार और मुद्मा, ये भी उसने कई गुफाएं भी तैयार करवाई थी, जिसमें बारबरा की गुफाएं हैं। बारबरा जो कि दक्षिणी बिहार में पड़ता है, बारबरा, और नागार्जुन पहाड़ियों में भी उसने गुफाओं का निर्माण करवाया था। यहाँ पे लेकिन जो बारबरा की जो गुफाएं हैं उसने आजीवक धर्म संप्रदाय के लोगों को, जो आजीवक संप्रदाय के जो साधु थे, उनको बारबरा की गुफाएं भेंट में दी थी, जिनमें नाम आता चौपार, सुदामा जो थी वो प्रमुख है। चौपार और सुदामा नामक जो गुफा थी ये प्रमुख थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बारबराओं की गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुफा कौन सी थी। चौपार और सुदामा गुफा महत्वपूर्ण थी। तो ये तो काल था हमारा अशोक का है, और कल हम जो बताएंगे आपको, यानी आगे की जो चर्चा करेंगे अशोक के बारे में। लेकिन अशोक की जो मृत्यु हुई है वो 232 ईसा पूर्व में हुई है।
और उसके बाद ये साम्राज्य धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गया था। अशोक ने यानी बोधि वृक्ष को बचा लिया बताया है, क्योंकि उसकी जो रानी थी तिसरखा, उसने उसको जहरीला कांटा चुपा दिया था। किसको? पेड़ को। और वो पेड़ सूख गया था, लेकिन उसकी एक टहनी बचाने में अशोक कामयाब हो गया था। और ऐसी बात आती है वो सिंहली ग्रंथों से भी आती है और दिव्यावदान में भी मिलती है। लेकिन 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई और उसके बाद में उसका पुत्र दशरथ शासक बना था। और दशरथ के बाद में यानी लगभग 8 वर्ष शासन करने के बाद में उसका पुत्र कुणाल शासक बना था, कुणाल। और कुणाल के बाद में उसका पुत्र दशरथ शासक बना। लेकिन यहाँ पर राज्य के 2 हिस्से हो गए थे, एक हिस्सा संप्रति को मिला और दूसरा हिस्सा दशरथ को मिला था। तो दशरथ जो है शासक बना था, पूर्वी भारत का बना था, और पश्चिमी और दक्षिणी भारत का जो संप्रति था उसने जैन धर्म स्वीकार किया था और इसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि जो अशोक का पुत्र था दशरथ, उसने बौद्ध धर्म से संबंधित कई गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनमें नाम आता है नागार्जुनी गुफाएं। तो नागार्जुन पहाड़ है जो कि झारखंड में पड़ता है वर्तमान में, और वहाँ की जो गुफाएं हैं उसका निर्माण किसने करवाया था? दशरथ ने करवाया था। जबकि संप्रति जो है उसने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और इस धर्म का इस वंश का अंतिम जो शासक था वो था वृहदत्त। और वृहदत्त की जो हत्या करवाने वाला था उसी का एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करवा दी और खुद शासक बन गया और एक नए धर्म का स्थापना की, ब्राह्मण धर्म। तो ब्राह्मण धर्म की जो स्थापना करने वाला था वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। तो दोस्तों यहाँ पर अशोक से संबंधित एक क्वेश्चन जो बड़ा बनता है वो ये बनता है कि अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आंसर आएगा दिव्यावदान और सिंहली जो ग्रंथ है उनके अनुसार देवानाम प्रियदर्शी। लेकिन इसकी जो सूचना मिलती है सबसे ज़्यादा अशोक के सभी अभिलेखों में जो मिलती है ये नाम मिलता है। और अशोक को जो है भाई चंडाशोक भी कहा गया है, कामाशोक भी कहा गया है, लेकिन पहले चंडाशोक नाम पड़ा, उसके बाद कामाशोक काम में डूब गया था तो कामाशोक कहा गया था। और उसके बाद अशोक ने यानी राज्य जो है संपादित किया है, बहुत ही अपने शासन काल में बहुत ही अच्छा रहा था और उसने राजुकों को अपना राज्य विस्तार से दे दिया था और ये कहा था कि राजुक जो है वो ही मेरे लिए सारा काम करेंगे, क्योंकि मैं जैसे किसी काम में व्यवस्थित हूँ तो उस समय राजुक जो है मेरा सारा कार्य संपादित करेंगे। और ये आज भी होता है, जैसे आज के वर्तमान का जो कलेक्टर है वो ही उस समय क्या था? राजुक के रूप में कार्य करता था। तो इस प्रकार से जो हम प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे कल करेंगे, यानी नेक्स्ट जो वीडियो जब भी आएगा उसके। और दोस्तों इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।